हेलो मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्या हाल चाल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम का आपका एग्जाम है और आप मैकेनिकल इंजीनियर तभी बन पाएंगे जब आप सोम का एग्जाम क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन जिनको पढ़ के आप अपना पेपर इजीली क्लियर कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मेरा मतलब है आप 50-60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 17 योर सोम। और आपके पास टाइम पर्याप्त है, 4-5 दिन का समय आपको गैप मिला है, 6 दिन का गैप, तो आप इसमें सब कुछ अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एंड यार पिछले 3-4 साल का मैंने पेपर का एनालिसिस किया है आपका, एंड बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा कि पेपर आपका आसान बिल्कुल भी नहीं आया है। न्यूमेरिकल्स भर भर के आए हैं, थ्योरी भी काफ़ी घुमा के पूछी है, एंड जो ओवरऑल लेवल है वो मॉडरेट से कहीं ना कहीं ऊपर है, मतलब आसान तो नहीं है, मॉडरेट से भी कठिन लेवल आया है। तो यार हमको उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो वेल चलिए देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। एंड पेपर कठिन आया है तो आप लोगों से मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 1 से। सबसे पहले यूनिट 1 पढ़नी है, एंड जिस ऑर्डर में मैं आपको यूनिट्स बताऊंगा आपको उसी ऑर्डर में पढ़नी है। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारी यूनिट है। सबसे पहले बेसिक टर्म्स पढ़नी है। बेसिक टर्म्स का से क्या मतलब है भाई, आपका स्ट्रेस क्या होता है, यूनिट का नाम स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है। तो हमारा स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। तो बेसिक फॉर्मूला पढ़ना है क्या होता है। एंड हमारा डिफरेंट मॉडुलस क्या होते हैं, मॉडुलस ऑफ MODULUS, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। तो ये तीन होते हैं। तो ये तीन प्रकार के मॉडुलस कौन कौन से होते हैं। एंड हमारे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स रिलेशन, इनमें रिलेशन क्या होता है। हमारे बहुत से इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे जी हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस ई हो गया, ऐसी काफ़ी आपके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनमें रिलेशन क्या होते हैं। तो यार स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल, यंग्स मॉडुलस ई होता है। तो ये बेसिक टर्म्स पढ़नी है। सेकंड नंबर पे जो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है एक्सियल लोडिंग का सवाल। ये आप कैसे कर पाएंगे जब आपने बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ लिया। एक्सियल लोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सपोज ये एक टुकड़ा मतलब कि कोई मेटल का पीस है एंड इससे एक और पीस जुड़ा हुआ है, सपोज कुछ इस तरीके से, एंड एक आध दो पीस और भी जुड़े हो सकते हैं। इधर कुछ फोर्स F लग रहा है, इधर कुछ फोर्स सपोज 2F लग रहा है, इसका कुछ डायमेंशन दे दिया जाएगा आपको, और इसमें बहुत सी चीज़ें पूछी जाएंगी कि इस सेक्शन में स्ट्रेस कितना होगा, इधर कितना होगा, एंड इसमें स्ट्रेन कितना होगा। तो ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एक्सियल लोडिंग के क्वेश्चन से। थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है प्रिंसिपल, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। ये तीन स्ट्रेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है। अगर आपको टफ लगता है तो आप ये दो सवाल पढ़ के छोड़ सकते हैं, बिकॉज इस चीज़ का क्वेश्चन कंफर्म आता है। बट मैं ये दो चीज़ें पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल जो आपके पिछले दो पेपर हुए हैं, भले वो थर्मोडाइनमिक्स हो, मटेरियल टेक्नोलॉजी हो, M3 हो, सब पेपर यार बहुत आसान आए हैं और न्यूमेरिकल से ज़्यादा जो है आपकी थ्योरी ज़्यादा पूछी जा रही है पेपर्स में। तो यार सोम में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट मे भी अगर थ्योरी पूछ ली तो यार इन दोनों टॉपिक से वो थ्योरी जरूर से पूछ सकता है। तो आपका प्रिंसिपल, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। लास्ट में मोहर्स सर्किल क्या है, तो मोहर्स सर्किल की आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, वो तभी समझ आएगी जब प्रिंसिपल, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस पढ़ लेंगे। एंड मोहर्स सर्किल में इसके न्यूमेरिकल भी होते हैं बट उतने ज़्यादा पेपर में नहीं आते हैं, बट एज अ थ्योरी पार्ट आपको ये टॉपिक जरूर पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये हमारी यूनिट 1 फिनिश हो गई। एंड यूनिट 1 के बाद हम अब डायरेक्ट यूनिट 2 पे नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत कठिन है, तो वो यार हमको लास्ट प्रायोरिटी रखनी है अपनी। अब हम आगे देखते हैं। आपको अपनी यूनिट 3 पे आ जाना है। यूनिट 3 हमारी टॉर्सन एंड शाफ्ट। ये बहुत छोटी यूनिट है, यूनिट 2 हम पहले नहीं पढ़ेंगे, यूनिट 2 बिल्कुल लास्ट पे प्रायोरिटी रखनी है। तो यूनिट 3 में यार बहुत आसान है। पहला है हमारा टॉर्सन फार्मूला डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है किसी शाफ्ट में टॉर्सन कैसे होता है। जब कोई एक शाफ्ट इस प्रकार से बनी होगी आपके में ये, एंड इसको हमने कुछ मोड़ा तो इसमें कुछ ऐसा ये मोड़ टाइप की गई, एंड कुछ एक एंगल पे वो आ गया, थीटा एंगल पे इसमें कुछ ट्विस्ट आ गया। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है टाउ वाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे। जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टाउ होता है हमारा शियर स्ट्रेस, आर रेडियस। तो इस प्रकार से फॉर्मूला जो होता है इसका यार हमको डेरिवेशन ध्यान से देखना है। क्या डेरिवेशन, ये लिखा है मैंने टॉर्सन फॉर्मूला डेरिवेशन। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आपको सपोज 2-3 चीज़ें दे देगा, चौथा पूछ लेगा। तो प्लस इसके बहुत से आसान, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल हैं, ये हो जाएंगे। एंड एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ कंफर्म आता है, हर साल पूछा जा रहा है, कोई अभी तक ऐसा ईयर नहीं गया कि जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हॉलो एंड स्टेप शाफ्ट। इसमें मेन जो है हॉलो शाफ्ट आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। इसका एक फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू पाई टाउ अपॉन 16 एंड कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपॉन कैपिटल D। तो जो इसका ये फॉर्मूला होता है यार, ये फॉर्मूला आपको देखना है कैसे आया। बिल्कुल आसान तरीके से डेरिवेशन हो जाता है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते हैं एक एलिमेंट मान के, r डिस्टेंस पे dr एलिमेंट मान के, ये फॉर्मूला आ जाता है। इसका जो क्वेश्चन बनता है बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस प्रकार की क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। वो बोलेगा कि हमारे पास दो रॉड है, एक सॉलिड रॉड या सॉलिड शाफ्ट है
तो ये कैसी शाफ्ट है हमारे पास, सपोज एक सॉलिड शाफ्ट है बिल्कुल, और एक हॉलो शाफ्ट है। हॉलो शाफ्ट होती है अंदर से खोखली टाइप की कुछ, तो यार ये एक अंदर से खोखली शाफ्ट है हॉलो। वो बोलेगा मुझे सॉलिड की जगह एक हॉलो शाफ्ट लगानी है, जैसे कहीं कोई जगह सॉलिड शाफ्ट लगी हुई है सपोज स्टील की, तो बोलेगा स्टील की हटा के मुझे एल्यूमिनियम की शाफ्ट लगानी है, और कैसी, हॉलो। तो इसका अंदर का जैसे दो प्रकार के डायमीटर होंगे इसमें, एक अंदर का छोटा वाला डायमीटर होगा स्मॉल डी, कैपिटल डायमीटर होगा कैपिटल बाहर का कैपिटल डी, और इसका कुछ डी डायमीटर दिया होगा। तो पूछेगा कि इसका स्मॉल डायमीटर दे दिया तो पूछेगा इसका बाहर का डायमीटर कितना होना चाहिए, या इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना होना चाहिए। तो जो ये इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है ये हर साल डेफिनेटली पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल करके जाना ही जाना है, मैंने लिख दिया न्यूमेरिकल। एंड बिल्कुल सॉलिड से हॉलो शाफ्ट, मैं ऊपर आपको इसको इसके लिए लिख भी देता हूँ कि सॉलिड से आपका हॉलो शाफ्ट में कन्वर्जन, कि सॉलिड की जगह एक हॉलो शाफ्ट लगाते हैं तो देन हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक ये क्वेश्चन आ जाता है। एंड एक लास्ट में टॉपिक बचा आपका स्टेप्ड शाफ्ट। स्टेप्ड शाफ्ट क्या होता है, स्टेप मतलब होती है सीढ़ियाँ, तो कुछ सीढ़ी ऐसी शाफ्ट है जैसे कुछ इतनी है, देन कुछ ऐसी है आगे, देन कुछ और पतली है, इस जो थोड़ी थोड़ी आगे पतली होती जा रही है, आगे जाके इसका डायमीटर हालांकि बढ़ भी सकता है, इस टाइप की शाफ्ट को बोलते हैं अपन स्टेप्ड शाफ्ट। तो कहीं इसमें कुछ इस प्रकार से टॉर्क लग रहा होगा, कहीं इधर इस प्रकार से लग सकता है, इधर इस प्रकार से, तो इस पर हमको नेट टॉर्क निकालने का क्वेश्चन आता है कि इस पॉइंट पे कितना टॉर्क निकलेगा, इस पे कितना। तो यार ये बिल्कुल सीधा है, स्टेप्ड शाफ्ट नाम से ही टॉपिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, बट आपके पास अगर टाइम कम है तो आपको ये हॉलो शाफ्ट, इसका ये न्यूमेरिकल एंड टॉर्सन फॉर्मूला का डेरिवेशन देख के जाना है। देन हमारी यूनिट 3 फिनिश हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट 4 पे। यूनिट 4 है हमारी थ्योरीज ऑफ फेलियर। यार इस बार थ्योरी बहुत ज़्यादा आ रही है पेपर में, तो चांसेस है कि इससे क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। तो यार 4 थ्योरी होती है फेलियर की, आपको सिर्फ 4 थ्योरी पढ़ के जानी है, एंड बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। 4 थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं, तो मैक्स मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, टीएच मतलब थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। दूसरा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी। एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्स शेयर स्ट्रेस थ्योरी। एंड लास्ट आ जाता है हमारा क्या, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो यार ये 4 थ्योरी मैंने लिखी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, एंड मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो यार जो चारों थ्योरी है इनको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ, चारों थ्योरी को रट लेना है। ये इनका थ्योरी भी पूछा जाता है, एंड अगर आपको ये चारों थ्योरी लगता है कि समझ में आ गई, एक तो सबको समझ नहीं आती हैं तो आपने रट ली, बट अगर आपको समझ आ गई हैं, ठीक है, देन आपको इसके एक आध दो न्यूमेरिकल्स देख के जाने हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं ऐसा नहीं है नहीं आते, बट सबके बस की बात नहीं है, सीरियस बात वही बोल रहा हूँ कि अगर आप ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आपको ये चारों समझ आ गई हैं देन इस पे भी न्यूमेरिकल आपको देखकर एग्जाम में जाने हैं। तो ये हमारी यूनिट 4 हो गई। देन अब हम अपनी यूनिट 5 पर आएंगे, तो हम अपनी यूनिट 5 की ओर बढ़ते हैं। तो यूनिट 5 है हमारी कॉलम एंड स्ट्रट, एंड ये मेरी बात मानी मोस्ट ईजी यूनिट है, बस इसमें थोड़ी सी थ्योरी याद करनी है क्योंकि थ्योरी इस बार आ रही है। ये 4 पॉइंट ही थ्योरी में सिर्फ याद करने हैं कि कॉलम क्या होती है, स्ट्रट क्या होता है। कॉलम वो होती है यार जिसकी हाइट थोड़ी लंबी हो, स्ट्रट वो होता है जो थोड़ा साइज में छोटा हो। एंड कॉलम कैसे फेल होती है, बकलिंग लोड से, और स्ट्रट कैसे फेल होता है, डायरेक्ट क्रशिंग लोड से। तो हमको देखना है कॉलम क्या है, स्ट्रट क्या है, बकलिंग लोड क्या होता है, या कोई क्रिपलिंग लोड बोलते हैं तो क्रिपलिंग लोड क्या होता है। तो ये 4 छोटी छोटी डेफिनेशंस देख लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का पार्ट है, उससे भी मतलब छोटे में हो जाएगा। मेन चीज़ हमारी इसमें यूलर्स थ्योरी, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएगा, डेरिवेशन भी आएगा। ये हमको चारों पढ़ के जानी है, फिर से बोल रहा हूँ चारों की चारों पढ़ के जानी है, ठीक है। 4 थ्योरी कौन कौन सी हैं, ये बोलेगा एक बीम है, सपोज वो एक एंड से फिक्स है एंड दूसरे एंड से फ्री है। दूसरे केस में बोल सकता है कि एक एंड से फिक्स है, दूसरे एंड से क्या है वो हिंज है, कुछ इस टाइप से। थर्ड में दोनों एंड से बिल्कुल एकदम सॉलिड फिक्स है। एंड ऐसे चौथा केस है कि दोनों एंड से हिंज है, हिंज मतलब वो मूव कर सकती है। जैसे मानकर अभी अगर फिक्स होगा तो ये मूव नहीं कर सकता, बट ये हिंज होगा तो ये अपने एक्सेस पे मूव कर सकता है। तो इस टाइप से 4 कॉलम की 4 कंडीशंस होती हैं, उस पर कुछ फॉर्मूला होता है, यूलर्स फॉर्मूला। तो आपको यार यूलर्स थ्योरी या फिर इधर मैं लिख रहा हूँ यूलर्स फॉर्मूला पढ़ के जाना है, ठीक है। एक छोटी सी चीज रह गई है, इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है। देखो मैंने इधर लिखा नहीं है, मैंने ऊपर लिख देता हूँ कि आपको एक डेफिनेशन और याद कर लेनी है, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट लेंथ। तो ये भी हमारा यार थ्योरी का ही पार्ट है, जो भी हम थ्योरी की बात कर रहे थे। तो इधर से हमको स्ट्रट, कॉलम, स्ट्रट, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग और इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है, ये इसकी भी डेफिनेशन याद कर लेनी है, बिकॉज इक्विवेलेंट लेंथ हमारे यूलर्स फार्मूला में काम आती है। तो यूलर्स फार्मूला पढ़ लेना है। लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला है, रैंकाइन फार्मूला, बहुत जरूरी नहीं आप इसको पढ़ें, छोटा सा है, बट जिसने यार यूलर्स के चारों ये अच्छे से पढ़ लिए तो उसको रैंकाइन को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 5 मिनट लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आए ना आए वो दूसरी बात है, आप इसको पढ़ लीजिए, बाय चांस आ गया तो यार आपको फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं। तो रैंकाइन फार्मूला आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।
ये सब जब आप कर लें देन आपको आना है अपनी यूनिट 2 पे, बेंडिंग पे। एंड ये मोस्ट खतरनाक यूनिट है, ये आपकी जो है मोस्ट डेंजरस यूनिट है। डेंजरस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार इसके न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते हैं, इसका वेटेज भी ज़्यादा है, बट ये पढ़ने में यार थोड़ी सी टफ है, तो आप इसको बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हमको SF मतलब शियर फोर्स, BM मतलब बेंडिंग मूवमेंट। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। एक पढ़ना है आपको किसके लिए, सिंपल सपोर्टेड बीम, SIMPLE सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपल सपोर्टेड बीम को कई बार SSB लिख के भी आता है। एंड दूसरा पढ़ना है आपको एक कैंटिलीवर बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम। और यार कैंटिलीवर बीम के बारे में आप जो पढ़ सके आपको वो पढ़ना है, बिकॉज ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पिछले कई साल में कैंटिलीवर बीम पर ही पूछे गए हैं। तो यार कैंटिलीवर बीम पढ़ के जाना है, और अगर पेपर आसान आता है तो वो SSB सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पूछ लेता है। जब ये दोनों आपको पढ़ लेने हैं देन आते हैं हम डिफ्लेक्शन, लिखाइए डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग ऑफ बीम। इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, इसका फॉर्मूले पे बेस्ड। तो इसको आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो यार इसका डेरिवेशन पढ़ना है, चाहे इसको आप डिफ्लेक्शन बोल लें चाहे बेंडिंग बोल लें। एक और नाम से भी ये आता है प्योर बेंडिंग, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये प्योर बेंडिंग नाम से भी आता है। तो प्योर बेंडिंग भी आप इसको समझ सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग ऑफ बीम। इसमें क्या केस रहता है हमारा, एक तो इसका डेरिवेशन करना है सबसे पहले, दूसरा इसका न्यूमेरिकल। ये 2 पार्ट हमको इसके समझने हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है जो हमको मेन याद रखना है, जिस पे सारे क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एंड उसको याद कैसे करते हैं। तो यार इसके लिए एक लाइन है, एम आई इंजीनियर देन स्ट्रेस वाई। क्या मैं इंजीनियर हूँ, अगर हूँ तो स्ट्रेस क्यों लेना फिर। तो यार उस पर ये आता है, देखो एम आई इज इक्वल टू, इंजीनियर को हम लिखते हैं ER इंजीनियर, देन स्ट्रेस वाई, स्ट्रेस को बोलते हैं सिग्मा, और वाई को वाई ही वाई। तो यार एम आई इंजीनियर देन स्ट्रेस वाई। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है यही है हमारा क्या, बेंडिंग फॉर्मूला। बेंडिंग फॉर्मूला, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, तो उसको मैं लिख देता हूँ फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, या फिर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बेंडिंग फॉर्मूला, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, ये किसी भी नाम से आ सकता है। मेन चीज़ है जब आप इसका ये डेरिवेशन पढ़ लें कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, देन आपको इसका डेरिवेशन तो हो गया, देन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है लास्ट में, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। एंड 2 4 5 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है इतना टफ आ जाए कि मे बी आपसे ना बने, तो उसकी हमको कोई खास टेंशन नहीं लेनी है। तीसरे नंबर पे आ जाना है यार, थ्योरी इस बार ज़्यादा आ रही है तो फिर से ये चीज़ नहीं छोड़नी है, मैकॉलेज मेथड एंड एरिया मूवमेंट मेथड। दो मेथड है फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकाल रहे हैं, तो ये तो जनरल मेथड हो गया। इसके अलावा एक मैकॉले मेथड है, एक एरिया मूवमेंट मेथड है। ये दोनों पढ़ने हैं कि मेथड्स क्या होते हैं। एंड इनका एक क्वेश्चन लिख के आता है कि एडवांटेज लिखो आप इन दोनों मेथड का ओवर, ADB मतलब एडवांटेज, ओवर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। वो कहता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की जगह आप मैकॉलेज मेथड और एरिया मूवमेंट मेथड लगाते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। तो यार आपका ये क्वेश्चन ही आपको पढ़ के जाना है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन की जगह मैकॉलेज और एरिया मूवमेंट मेथड का क्या एडवांटेजेस है। एंड ये दोनों टॉपिक्स तो पढ़ के जाने ही है। इतने टॉपिक्स आप पढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि आपने पूरे अपनी किसका सोम का लगभग 80% से भी ज़्यादा जो है आपने पढ़ लिया है, तो पढ़ लिया है। अगर आपने इतने टॉपिक्स कर लिए तो यार इससे कम भी करते हैं आप, ये यूनिट तक नहीं पहुंच पाते, स्टार्टिंग की यूनिट्स भी करते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। बट आप यहाँ तक करते हैं तो आप 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70, ये मेरी गारंटी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था यार। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इसी तरीके के और कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, थ्योरी हो गई, काफ़ी सोम की थ्योरी भी चैनल पे अपलोड है। आप टॉर्सन ऑफ शाफ्ट जैसे आपका डेरिवेशन हो गया, या बेंडिंग ऑफ बीम का डेरिवेशन हो गया, तो यार ये सब मैंने पढ़ा रखा है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वंस अगेन, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।